हेलो फ्रेंड्स, अशोक आई इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि हम आज जो है डे 36 की चर्चा करेंगे अभ्यास सीरीज में। तो सीधे हम प्रश्न पे ही आते हैं। पुरानी बातें हम करते हैं, जो पिछले वीडियो में भी वही चीज बताई गई है, आगे भी वही चीज बताते हैं। तो जो बिगनर बच्चे हैं, एक बार पीछे का वीडियो जरूर देखते रहें। जिससे क्या होगा, एक सीरीज में आप जो भी देखेंगे तो उससे आपको फायदा भी मिलेगा, और जो मैं कई सूचना जो बार बार बताता हूँ उससे क्या होगा, वीडियो लंबा हो जाता है। तो आपको भी दिक्कत होती है, जो लगातार वीडियो देख रहा है उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जो बिगनर है वो पहले, अगर जैसे आज पहला वीडियो मेरा देखने आ रहे हैं वो, तो वो पहले डे 1 से ही देखते हुए आए, तब तो उनको फायदा मिलेगा। क्योंकि डे 1 से लेकर के डे 15 तक मैंने गवर्नेंस का जो है क्वेश्चन डिस्कस किया है। फिर उसके बाद बीच में आपदा प्रबंधन करने लगा था। फिर उसके बाद से जो है डे 31 या 30 से जो है गवर्नेंस का वीडियो फिर से मैं बना रहा हूँ। ठीक। तो पीवाईक्यू के प्रश्नों की ही हम चर्चा कर रहे हैं अभी इसमें। और एक हमारा प्रैक्टिस सीरीज चलती है, उसमें हम 1000 प्रश्नों के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक। और आपका सिलेबस भी पूर्ण कराते हैं। तो सीधे चलते हैं, बार बार वही बातें बतानी पड़ती पड़ती हैं। तो सीधे प्रश्न सिलेबस पे आते हैं। तो हमारी रणनीति का सर्वप्रथम हिस्सा सिलेबस होता है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको सिलेबस और पीवाईक्यू सिलेबस और पीवाईक्यू को साथ में लेकर के ही चलना है, क्योंकि यही हमारी रणनीति रहेगी, यही हमारा आधार तय करेगा कि हमको कैसे तैयारी करनी है। ठीक। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है, जब आप GS 2 के पेपर में जाओगे मुख्य परीक्षा में, तो GS 2 में आपको यहाँ हेडिंग दिखी हुई है, शासन व्यवस्था अर्थात गवर्नेंस, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, शासन प्रणाली अर्थात पॉलिटी, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये पांचों सब्जेक्ट जो हैं, चार सब्जेक्ट, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होते, तभी इसको GS 2 में रख दिया है। ठीक। हालांकि सारे सब्जेक्ट जब आप पढ़ लोगे तब उत्तर लिखने का एक अलग आनंद आएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट से दूसरी सब्जेक्ट को लिंक करते हुए लिखने में आपको पता भी नहीं चलेगा, और आराम से शब्द सीमा भी पूरी हो जाती है। कई बच्चों की शब्द सीमा पूरी नहीं हो पाती, पता चलता है 250 का प्रश्न है, 150 के ऊपर लिख ही नहीं पा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं जब सारे सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो 250 से ज्यादा होने लगेगा, 300 400 होने लगेगा, लेकिन उसको भी हमको सीमित करना है। इसी को कहते हैं प्रबंधन। जब आप मैनेजमेंट करने लगोगे तो बस आपका उत्तर होना हो जाएगा। और ये तभी होगा जब आपकी स्किल बेहतर होगी। स्किल कब बेहतर होगी, जब आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे अर्थात प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चलते हैं सीधे। तो हमारे जब आप देखोगे तो इसमें गवर्नेंस का 15 नंबर 16 नंबर टॉपिक डायरेक्ट है। बाकी कुछ पॉइंट इसमें एक दूसरे से टच होते हुए दिखाई देते हैं गवर्नेंस के। ठीक है। तो आप देखोगे तो वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर प्रभावक समूह है, गवर्नेंस में पूछता है, और पॉलिटी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर औपचारिक अनौपचारिक संघ, शासन प्रणाली, ये सब चीजें जो है एक दूसरे से कहीं ना कहीं टच होती है। तो हालांकि यहाँ पर 15 16 नंबर ही टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे, बाकी जो टच होता हुआ है उसको तो हम करेंगे करेंगे, क्योंकि जब हम पढ़ ही रहे हैं तो सारी चीजें बेहतर तरीके से पढ़ें। बाकी आप देख पा रहे होंगे यहाँ 17 18 19 20 ये क्या है, IR से रिलेटेड है। फिर आगे देखोगे सोशल जस्टिस है। जैसे यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन संबंधित सामाजिक क्षेत्रों या सेवाओं के विकास और प्रबंधन संबंधित विषय, गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय। अब इसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ सोशल जस्टिस में भी ये पॉइंट लिखा हुआ है। और जब आप GS 3 में जाओगे तो वहां पर भी गरीबी और भूखमरी या भूख से संबंधित विषय वहां पर भी दिए हुए हैं। तो वहां पर आपको इकोनॉमी के स्टेज में देखना है। यहाँ पर आपको सामाजिक न्याय के विषय में देखना है कि जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है वो समाज में उनकी क्या स्थिति है। और जिनके पास गरीब गरीब है, पैसे नहीं है, तो वो इकोनॉमी में आ जाएगा कि उनके पास पैसे नहीं, इस कारण से ऐसा हो रहा है। तो जब आप दोनों पढ़ लोगे तो GS 3 के कुछ पॉइंट को यहाँ डाल सकते हो, और जब GS 3 में प्रश्न पूछा जाए तो GS 2 के पॉइंट को कुछ वहां डाल सकते हो। तो एक दूसरे से लिंक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। तो इसी तरह से जो है आपको सारी चीजें करनी है, हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो सीधे हम प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर भी मैंने सिलेबस लगा दिया कि यही विषय है, केवल हमको यहीं तक रखना है। ठीक। तो यहाँ प्रश्न देखिए पूछ रहा है ई शासन। अब ई गवर्नेंस देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ से प्रश्न पूछा, ई गवर्नेंस केवल, भाई यहाँ शासन लिखा हुआ है इंग्लिश में, यहाँ पर गवर्नेंस UPSC ने लिख रखा है सिलेबस में। यहाँ पर आप देख लीजिए, इंग्लिश में पढ़ लीजिए गवर्नेंस। ठीक। तो इसका प्रयोग अनुप्रयोग दिया ना, एप्लीकेशन। तो अब आप देखिए कि सरकार ई गवर्नेंस पर बल दे रही है। ठीक। ये 2018 का प्रश्न, उस समय बहुत ज्यादा करंट में ये विषय बना हुआ था। 2021 22 23 तक भी प्रश्न इनडायरेक्ट रूप से पूछते रहे। तो ये शासन केवल नवीन प्रौद्योगिकी अर्थात न्यू टेक्नोलॉजी की शक्ति के उपयोग के बारे में नहीं है। कि ऐसा नहीं कि ई शासन एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो इसका हम मतलब इसकी पावर दिखा रहे हैं, इसकी शक्ति दिखा रहे हैं। इसका अनुप्रयोग क्या है, तो अपितु मतलब किंतु इससे अधिक सूचना के उपयोग मूल्य, कि मतलब ई गवर्नेंस के आने से सूचना के मतलब नागरिक को सूचना कैसे मिलेगी। ठीक। इसका क्या नागरिकों को लाभ मिलेगा, इसके बारे में, क्रांतिक महत्व के बारे में। पहले आपको सूचना लेने के लिए जाना पड़ता था भाई, अखबारों में सूचना आती थी तब पता चलता था। अब आपके मोबाइल में ही सारी चीजें आ रही हैं। तो डिजिटल का कहीं ना कहीं डिजिटलीकरण का भी एक रूप है। और ई गवर्नेंस के बारे में आपको बताना कि ई शासन कैसे जो है प्रभाव डालता है, या कि उसका क्या महत्व है। तो यहाँ पर क्रांतिक महत्व के बारे में कि एक बड़ा बड़ा मतलब यकायक एक परिवर्तन ही तो आया ई गवर्नेंस के रूप में। ठीक है। तो आपके मोबाइल में ही, आपके हाथ में ही ये सब चीजें मिल रही हैं। आप किसी भी वेबसाइट में जाइए, वहां पर उस सरकार के उस विभाग की जानकारी आप ले सकते हो। ठीक। तो उसके महत्व के बारे में स्पष्ट करना है। तो ये 150 शब्दों का प्रश्न है।
मैंने कैसे लिखा है, मैंने अब देखिए यहाँ पर मैंने फ्रेमिंग कर रखी है। ठीक है, तो जो बच्चे उत्तर लेखन करने में थोड़े से निपुण हैं, ठीक है, तो वो मेरी फ्रेमिंग देख करके जा सकते हैं। तो फ्रेमिंग को भी मैं पीडीएफ बना करके आप लोगों को साझा करता हूँ। आप टेलीग्राम पे जाइए और देख सकते हैं, वहां पर टेलीग्राम में हमने इसको डालने का आदेश दे रखा है। वो जो टेलीग्राम हैंडल देखते हैं उनको मैं बोल दूंगा तो वो डाल देंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो इसलिए वो अभी रुके हुए हैं कि जब बच्चे कमेंट करेंगे कि हमें सर उत्तर लेखन की पीडीएफ दीजिए, तब हम देंगे। ऐसे हम डाल देंगे, कुछ बच्चों को लाभ ही नहीं मिल पाएगा, पड़ी रहेंगी, उसमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आप लोग जब कहोगे तो ही डाला जाएगा। ये सारी पीडीएफ मेरे पास सेव रखी हुई है, ठीक, मैंने सेव कर रखी है, क्योंकि आपको जब पेपर आएगा तो इन प्रश्नों की ही केवल प्रैक्टिस करके आप चले जाइए, आपको उत्तर पूरा हो जाएगा, आपको आराम से मेंस में अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो ये प्रश्न है, ई शासन केवल नवीन प्रौद्योगिकी की शक्ति के उपयोग के बारे में नहीं है, अपितु इससे अधिक सूचना के उपयोग मूल्य के क्रांतिक महत्व के बारे में निर्णय ले। तो देखिए, ये यूपीएससी की एक खासियत रही कि वो थोड़ी सी सूचना आपको देता है। तो आपको वहां पर ये समझना है कि सूचना दे रहा है कि प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है ई शासन केवल नवीन प्रौद्योगिकी की शक्ति के उपयोग के बारे में नहीं है, वो बता रहा है आपको, अपितु इससे अधिक सूचना के उपयोग मूल्य के क्रांतिक महत्व के बारे में। तो पहले तो आपको ई गवर्नेंस के बारे में बताना है कि गवर्नेंस होता क्या है, उसको नवीन टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए कि नवीन टेक्नोलॉजी का लाभ कैसे मिल पाएगा ई गवर्नेंस के माध्यम से। ठीक है, इससे अधिक सूचना के उपयोग मूल्य, सूचना का उपयोग मूल्य कैसे होगा, ये कैसे क्रांतिक महत्व, तो बस 2 पॉइंट बनाना है, आराम से लिख देना है। तो पहले तो आपको ई गवर्नेंस के बारे में समझाओ 25-30 शब्द में। अब देखिए 150 शब्द का है, तो हमें ये रखना है कि 25-30 शब्द में ही भूमिका हमारी हो जाए, 30 से बहुत ज्यादा 35 तक हो जाए। मैं थोड़ा सा ज्यादा 1-2 लाइन ज्यादा बढ़ा के देता हूँ, क्योंकि आप लोग बार बार जब उन चीजों को पढ़ोगे तो आपको पढ़ते पढ़ते आप उससे ज्यादा लिख ही नहीं पाओगे, उससे कम ही लिख पाओगे, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा हर चीज को बढ़ा के लिखता हूँ। 150 शब्द का है तो मैं 200 शब्द में आंसर लिख के आपको देता हूँ, इसलिए क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, फिर उसके बाद मुख्य भाग में आओगे तो तकनीकी साधन और उद्देश्य। ई गवर्नेंस में आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी केवल दक्षता बढ़ाने का उपकरण नहीं है। ठीक, ये कहीं ना कहीं हमारी, सॉरी, केवल दक्षता मतलब कि दक्षता बढ़ाने का उपकरण है, ये बताना है ई गवर्नेंस। ठीक है, मतलब कि परफॉर्मेंस आपकी बेहतर हो जाए। ठीक है, मतलब कि जो सरकारी विभाग हैं ई गवर्नेंस के माध्यम से वो क्या करेंगे, एफिशिएंसी आ जाएगी, उनमें दक्षता आ जाएगी, वो ठीक से आपकी सूचना आप तक पहुंचा पाएंगे आसानी से, उनको ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, एक बार आपको क्लिक किया और सीधे आपके हाथ में मोबाइल है, उसमें सूचना आ गई आपको। फिर इसके उपयोग मूल्य के बारे में थोड़ा सा बताना है, सूचना को ऐसा रूप देना जिससे नागरिक निर्णय लेने, अधिकार पाने और शासन में भागीदारी करने में सक्षम हो। ठीक, बाकी इसी के बारे में आगे लिखा भी हुआ है। फिर एग्जाम्पल डाल दीजिए 1-2। आरटीआई सूचना की शक्ति बढ़ी है भाई, आरटीआई अधिनियम आने से 2005 का जो आरटीआई अधिनियम आया था, उसके आने से क्या हुआ, हमें सूचना आसानी से मिलने लगी, सूचना का अधिकार हमें मिल गया, तो सूचना की शक्ति बढ़ गई। फिर जवाबदेही भी सरकार की बढ़ गई कि हमें सूचना देना देना है, क्योंकि ये सरकार ने ऐसा कर रखा है। फिर डिजिटल इंडिया का लाभ कैसे मिला, जैम जन आधार मोबाइल सूचना के उपयोग से सेवा वितरण लक्षित समूह तक पहुंच गया। ई कृषि बाजार, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केट, ई नैम, ई नैम के बारे में आपने पढ़ा होगा। ई नैम ये भू अभिलेख का डिजिटलीकरण किया गया। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। इन सब पॉइंटों को मैंने यहाँ पर पॉइंट दे दिए, बाकी आपको इलेबोरेट अपने ढंग से करना है, बाकी नीचे भी मैंने इस पर डिस्कशन कर रखा है। फिर इस पर छोटा सा निष्कर्ष दे देना है कि अतः ई शासन नागरिक केंद्रित होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए और उत्तरदायी, यहाँ पर उत्तरदायी लिख देना है, उत्तरदायी होना चाहिए। ठीक, फिर इस तरह से मैंने कैसे लिखा है, तो आप देखिए ई शासन केवल डिजिटली तकनीकों के प्रयोग। अब देखिए जो यहाँ तक देख चुका है, अगर उसको लग रहा है कि मुझे फ्रेमिंग देख के जाना चाहिए तो वो चले जाएं। अब किसी को जो बिगनर है उनको यही सलाह दूंगा कि भाई मेरा उत्तर भी देखिए, क्योंकि मेरे उत्तर से आपको दिशा तय मतलब मिल जाएगी दिशा कि आपको किस तरह से लिखना है। ठीक, तो मेरी दिशा अगर आपको देखनी है कि किस तरह से उत्तर लिखना चाहिए, टॉपर्स कैसे लिखते हैं, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं दिन भर टॉपर्स की, विभिन्न टॉपर्स की कॉपी देखता रहता हूँ कि आप लोगों को किस तरह से दूं, उसका परफॉर्मेंस कैसा हो, सॉरी प्रदर्शन कैसा हो, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। तो इंग्लिश मीडियम की टॉपर की कॉपी जरूर देखा करिए, तो उसको आपको ये पता चल जाएगा कौन से ग्राफ देना है, कैसे आपको प्रस्तुतिकरण करना है। आपका देखिए 21 साल का लड़का कैसे आईएएस बन जाता है, उसको कितना ज्ञान होगा, कुछ नहीं होगा ज्यादा। जो 28 साल में होता है उसके बच्चा, उसके पास कुछ नहीं होता। तो वो होता क्या है कि उसका प्रेजेंटेशन बेहतर होता है, आप समझाने में कितने सक्षम है। ठीक है, एग्जामिनर को समझाने में ही सक्षम, क्योंकि उनके पास एक मॉडल कॉपी ही होती है आपकी, एक मॉडल कॉपी उनकी लिखी हुई होती है, और उसी मॉडल कॉपी से वो चेक चेक देख करके चेक करते हैं। तो उस पॉइंट जो उसमें पॉइंट है वही पॉइंट आपके मिलने चाहिए, कुछ बहुत इधर उधर भी होने चाहिए, हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उत्तर सही सटीक दिशा में होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण आप बेहतर दोगे, हो सकता है उनसे बेहतर लिखा हो, तो वो तुरंत आपको एक्स्ट्रा नंबर देंगे। ठीक है, तो मैंने कैसे लिखा, ई शासन केवल डिजिटली तकनीकों का प्रयोग का माध्यम नहीं है, बल्कि यह शासन की प्रकृति, पारदर्शिता और जन सहभागिता में एक बुनियादी परिवर्तन का प्रतीक है। इसका मूल सार सूचना के उपयोग में निहित सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि सूचना के लोकतंत्रीकरण में। ठीक, फिर आप दूसरा, ये तकनीकी एक साधन है। अब यहाँ से मैंने मुख्य भाग यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ठीक, वहां तक मैंने ये 25-30 शब्दों में, 40 शब्दों में आपकी क्या दे दी, मैंने भूमिका बना दी। फिर यहाँ पर मुख्य भाग में मैंने क्या लिखा, तकनीकी एक साधन है
उद्देश्य नहीं। भाई साधन है, साध्य नहीं है। मतलब कि हमको यहाँ तक पहुंचने का एक साधन है कि तकनीकी के द्वारा हम आपको सूचना का अधिकार या आपको सुविधाएं प्रोवाइड करा देंगे, सरकार प्रोवाइड करा देगी, ठीक है। लेकिन उद्देश्य नहीं है कि तकनीकी तक पहुंचना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ई गवर्नेंस में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी केवल दक्षता बढ़ाने का उपकरण है कि मतलब आसानी से आप तक पहुंच सके। वास्तविक लक्ष्य नागरिकों नागरिकों तक सूचना का प्रभावी पहुंच से, ठीक। उपयोग मूल्य प्रश्न में पूछा गया था, आप देख पा रहे होगे उपयोग मूल्य के बारे में। तो उपयोग मूल्य, भाई इसका महत्व बताना है तो पहले उपयोग मूल्य के बारे में थोड़ा सा बताया। उपयोग मूल्य से तात्पर्य है कि सूचना को ऐसा रूप देना जिससे नागरिक निर्णय लेने, अधिकार पाने और शासन में भागीदारी करने में सक्षम हो सके, ठीक। फिर उदाहरण दे देने हैं। अब देखिए थोड़ा सा कट पट करके मैं स्क्रीन शॉट लेता हूँ कंप्यूटर में। मैं पीडीएफ बनाता हूँ, कॉपी में लिखता हूँ, फिर पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे देता हूँ कंप्यूटर पे, फिर कंप्यूटर से स्क्रीन शॉट लेकर के पीपीटी बनाता हूँ, फिर पीपीटी बना के आपको देता हूँ। तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। आप मार्केट में देख पा रहे होंगे किस तरह के लोग हैं, और जो है अगर ये चल गया तो मुझे चलने भी नहीं देंगे कि फ्री में आप मत दीजिए, ठीक है। तो फ्री में दी जा रही हैं तो चीजें जल्दी जल्दी ले लीजिए, ठीक। बाकी कभी हम पैसा वैसा नहीं लेंगे आपसे। हाँ ये जरूर है कि अगर आपकी यहाँ कॉपी वगैरह चेक करने का कुछ ऑप्शन अगर मुझे करना पड़ा, बनाना पड़ा, तो हो सकता है कुछ लोगों को हम अपने पास रखेंगे, तो उनके लिए फिर वो तो फ्री में काम करेंगे नहीं, तो उनके लिए भी पैसा चाहिए। तो थोड़ा बहुत भले ले लें कि एक पीडीएफ का 5 रुपए 10 रुपए इस तरह से कुछ ऐसा, ज्यादा पैसा वैसे नहीं लेंगे, ठीक है। फिर उदाहरण में हमने जैसे आरटीआई अधिनियम, सूचना के अधिकार अधिनियम में सूचना की शक्ति को बढ़ाया जिससे जवाबदेही बढ़ी है, ठीक है। ये उदाहरण डाल दिए। फिर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के द्वारा सूचना के उपयोग और सेवा वितरण लक्षित समुदाय इस समूह तक हुआ है, जैसे कि जन आधार मोबाइल। फिर ई कृषि बाजार, ई नैम या भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण जिससे पारदर्शिता और सशक्तिकरण बढ़ा है। इस प्रकार सूचना का उपयोग मूल्य नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास और पारदर्शिता की नई संस्कृति विकसित करता है, ठीक। अब हमको निष्कर्ष छोटा सा दे देना। अतः इस शासन की आत्मा तकनीकी और संरचना नहीं है, देखिए कितना बढ़िया निष्कर्ष है, बल्कि सूचना का सार्थक उपयोग है जो शासन को नागरिक केंद्रित, पारदर्शी तो उत्तरदायी बनाता है। यही सूचना के उपयोग मूल्य का क्रांतिक महत्व है। बस यहीं तक लिखना है, आराम से आपका उत्तर हो गया। बस कल के लिए प्रश्न डे 37, आप लोग इसको पॉज करके पढ़िएगा और 250 शब्दों में लिखना है, इसको बार बार पढ़िए। और ये क्या कह रहा है देखिए, नागरिक चार्टर, ये सिलेबस में सब लिखा हुआ है, देखिए आपको यहाँ देखिए लिखा है नागरिक चार्टर, और सिलेबस के ही पॉइंट आते हैं, इसलिए सिलेबस में जो चीजें लिखी उनको बार बार पढ़िए, उन्हीं शब्दों को बार बार उनके बारे में, जैसे नागरिक चार्टर, इसमें 25-30 शब्द का एक लेख छोटा सा बना के लिख लीजिए, हो सकता है भूमिका निष्कर्ष में काम आ जाए। तो इस तरह से आपको करना है। बाकी इनके बारे में हम लास्ट में चर्चा, मतलब कल चर्चा करेंगे। तो 2018 का ही प्रश्न है, इसके बाद हम 2019 पे आ जाएंगे। बस बहुत जल्दी 25 तक कराके फिर दूसरा विषय आप लोगों के सुझाव के द्वारा जो भी आप सजेस्ट करेंगे वो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो यही तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।